हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार आप सभी का करंट अफेयर्स पर। आज तारीख 29 जून 2022 दिन बुधवार। और आइए आज बात करते हैं इस वीडियो के मुख्य करंट अफेयर्स पर। टुडे करंट अफेयर्स के मुख्य बड़ी खबरें पर। सबसे पहले तो आपको बता दूं, केंद्र सरकार 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्र के फैसले के अनुरूप हिमाचल प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना शुरू की। सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक स्कीम के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार स्कूलों और कॉलेजों के छात्र से सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम खरीदेगी। यह कदम युवाओं में पर्यावरण संरक्षण की भावना पैदा करेगा। इसके तहत छात्रों को घर से सिंगल यूज प्लास्टिक का सामान लाकर स्कूल में जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए सरकार छात्रों को 75 रुपये प्रति किलो का भुगतान करेगी। युवाओं में पर्यावरण संरक्षण की आदत डालने के उद्देश्य में योजना शुरू की गई थी। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया था। इन नियमों को विशिष्ट एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को प्रतिबंधित करने के लिए अधिसूचित किया गया था। नियमों के प्रावधान निम्नानुसार चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडार, वितरण, बिक्री और उपयोग पर 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बनी वस्तुओं पर लागू नहीं होगा। प्लास्टिक की थैली की अनुमत मोटाई 30 सितंबर 2021 से 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन और 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन तक कर दी गई। निगरानी प्राधिकरण कौन है? केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण निकाय निगरानी प्राधिकरण है। वे प्रतिबंध की निगरानी करेगी, उल्लंघनों की पहचान करेंगे और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत दंड लगाएंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक को डिस्पोजल लेवल प्लास्टिक के रूप में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने हाल ही में दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर की अपनी वार्षिक रैंकिंग और 2022 के लिए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया है। मुख्य बिंदु, यह इंडेक्स 2021 के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की तुलना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव पर प्रकाश डालता है। EIU ने बुनियादी ढांचे, राजनीति स्थिरता, हरित स्थान की उपलब्धता, स्वास्थ्य देखभाल और अपराध दर सहित कई मानदंडों के आधार पर 173 शहरों को स्थान दिया है। शीर्ष 10 रहने योग्य शहर: वियना, कोपेनहेगन, ज्यूरिख, वैंकूवर, जिनेवा, फ्रैंकफर्ट, टोरंटो, एम्स्टर्डम, ओसाका। रहने के लिए 10 सबसे खराब शहर: तेहरान, डोआला, हरारे, ढाका, पोर्ट मोरेस्बी, कराची, अल्जियर्स, त्रिपोली, लागोस, दमिश्क। और भारत में इस सूची में भारत के शहरों को खराब स्थान दिया गया है। नई दिल्ली 112वां पे स्थान है, जबकि मुंबई 117वें स्थान पर है। यूक्रेन और रूस: फरवरी 2022 में रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन के कीव शहर को सूचीबद्ध नहीं किया गया है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे रूसी शहरों की रैंकिंग भी सेंसरशिप और पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण घट की गई है। वैश्विक जीवंतता रैंकिंग: यह वार्षिक मूल्यांकन इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट
द्वारा प्रकाशित किया गया है। स्वास्थ्य देखभाल, स्थिरता, पर्यावरण, संस्कृति, शिक्षा और बुनियादी ढांचे तक पहुंच के आधार पर EIU 173 वैश्विक शहरों को इनके द्वारा शहर जीवन की गुणवत्ता के आधार पर रैंक करता है। वर्ष 2022 में वियना को सबसे अधिक रहने योग्य शहर का दर्जा दिया गया था। 2018 और 2019 में वियना को पहला स्थान मिला। 24 जून 2022 को सेवानिवृत्त IAS अधिकारी परमेश्वरन अय्यर को केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोग के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया था। मुख्य बिंदु है, परमेश्वरन अय्यर 1981 बैच के यूपी कैडर के IAS अधिकारी हैं। वह अमिताभ कांत की जगह लेंगे और सरकार के सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के तीसरे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनेंगे। उनका कार्यकाल मौजूदा CEO अमिताभ कांत का कार्यकाल पूरा होने के बाद शुरू होगा। उनका कार्यकाल 30 जून 2022 को समाप्त होने वाला है। नियुक्ति को किसने मंजूरी दी? परमेश्वरन अय्यर की नियुक्ति को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। उन्हें 2 साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक के लिए नियुक्त किया गया है। अमिताभ कांत की नियुक्ति कब हुई थी? अमिताभ कांत को 2 साल की निश्चित अवधि के लिए 17 फरवरी 2016 को नियुक्त आयोग के CEO के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें जून 2019 तक का विस्तार दिया गया। 2019 में उनका कार्यकाल 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। 2021 में उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। परमेश्वरन अय्यर कौन है? परमेश्वरन अय्यर का जन्म श्रीनगर में हुआ था। वह देहरादून के दून स्कूल गए, बाद में दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज गए। उन्होंने अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में डेविडसन कॉलेज में 1 वर्ष के लिए विनिमय छात्रवृत्ति प्राप्त की। 1981 में वह सिविल क्षेत्र में शामिल हो गए। 2009 में उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और विश्व बैंक में जल और स्वच्छता पहल में शामिल हो गए। स्वच्छ भारत मिशन को लागू करने के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2016 में नियुक्त किया गया था। 2020 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और विश्व में शामिल होने के लिए फिर से अमेरिका लौट आए। नीति आयोग यह भारत सरकार का सर्वोच्च सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है। यह नोडल एजेंसी है जो आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करती है और आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में राज्य सरकार को शामिल करके सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती है। यह बॉटम अप दृष्टिकोण का उपयोग करती है। नीति आयोग की कुछ पहलों में 15 साल रोड मैप, अमृत अटल इनोवेशन मिशन, डिजिटल इंडिया, स्वास्थ्य, शिक्षा और जल प्रबंधन में राज्यों के प्रदर्शन को मापने वाले सूचकांक आदि शामिल है। इसे योजना आयोग की जगह 2015 में स्थापित किया गया था। योजना आयोग ने टॉप डाउन मॉडल इस्तेमाल किया था। हाल ही में अंतरिक्ष में जुलजाना नामक एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया। जुलजाना 25.5 मीटर लंबा ईरान सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। यह 220 किलोग्राम के पेलोड या उपग्रह को पृथ्वी से 500 किलोमीटर ऊपर स्थित कक्षा में ले जाने में सक्षम है। यह सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में डेटा इकट्ठा करने के साथ ईरान के अंतरिक्ष उपयोग को बढ़ावा देगा। इस रॉकेट का नाम इमाम हुसैन के घोड़े के नाम पर रखा गया है, जो पैगंबर मोहम्मद के पोते थे। यह पहला स्वदेशी रूप में डिजाइन और स्वदेशी रूप में निर्मित हाइब्रिड ईंधन उपग्रह प्रक्षेपण यान है। यह सफीर और सिमोर्ग के बाद ईरान
में विकसित तीसरा नागरिक उपग्रह प्रक्षेपण यान है। इस रॉकेट का अनावरण कब किया गया था? जुलजाना रॉकेट का 1 फरवरी 2021 को अनावरण किया गया था। इसे 1 फरवरी 2021 में पहले टेलीमेट्री और परीक्षण उद्देश्य के लिए उपकक्षीय उड़ान में लॉन्च किया गया था। आयाम और विशेषताएं। इसकी आयाम और विशेषताएं क्या है? जुलजाना की लंबाई 25.5 मीटर है। इसका द्रव्यमान 52 टन है। सिस्टम के पहल और दूसरे चरण में एक समान 1.5 मीटर व्यास वाले ठोस इंजन का उपयोग किया गया। इसमें 74 टन थ्रस्ट है। तीसरा चरण सफ़ीर टाइम 1.25 मीटर व्यास वाला तरल ईंधन। रूस ने बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है। यह मिसाइल प्रणाली अपने परमाणु और पारंपरिक संस्करणों में बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइलों का उपयोग कर सकती है। इस्कंदर एम मिसाइल प्रणाली को नाटो द्वारा SS-26 स्टोन के रूप में कोडनेम दिया गया है। रूस इस्कंदर एम शब्द का प्रयोग ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्च सिस्टम के साथ साथ उसके द्वारा दागी गई कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल SRMBM को परिभाषित करने के लिए करता है। इस प्रणाली का उपयोग जमीन से प्रक्षेपित क्रूज मिसाइलों GLCMS जैसे SSC-7 और SSC-8 को फायर करने के लिए किया जाता है। इस प्रणाली का उपयोग विशेष रूप में रूसी सेना द्वारा किया गया है। इसे पहली बार 1996 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। मिसाइल की रेंज और क्षमता। इस्कंदर एम मिसाइल की मारक क्षमता 500 किलोमीटर है। यह 700 किलो तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। यह पारंपरिक और साथ ही परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। पारंपरिक हथियार बंकर बस्टर, युद्ध सामग्री, क्लस्टर बम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स EMP वारहेड से लैस हो सकते हैं। इस मिसाइल को कब शामिल किया गया था? इस्कंदर प्रणाली को 2006 में रूस द्वारा शामिल किया गया था। इसे 1980 के दशक के अंत में ओका SRBM शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल था। OTR 23 को इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी के अनुसार प्रबंधित किए जाने के बाद विकसित किया गया था। पृष्ठभूमि। रूस ने यह घोषणा तक की जब जर्मनी में G7 फोरम की बैठक हुई। रूस ने यूक्रेन को उनके समर्थन खिलाफ पश्चिम को चेतावनी के रूप में यह कदम उठाया। इस प्रणाली को इस्तेमाल रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ अतीत में किया गया है। 2012 में रूस ने घोषणा की कि इस प्रणाली का उपयोग यूरोप की मिसाइल सुरक्षा और लक्षित करने के लिए किया गया था। इसमें कलिनिंग्राद रूसी एक्सक्लेव में पहले ही तैनात किया जा चुका है। वहाँ से इसका उपयोग पोलैंड, स्वीडन और बाल्टिक राज्यों में नाटो बलों को लक्षित करने के लिए किया जा सकता है। उत्तर अटलांटिक संघ संगठन नाटो 30 सदस्य देश का एक अंत सरकारी सैन्य संगठन है जिसमें 28 यूरोपियों और 2 उत्तरी अमेरिका शामिल है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित किया गया था। इस उत्तरी अटलांटिक संधि को लागू करता है जिस पर 6 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन DC में हस्ताक्षर किए गए थे। रामदरस मिश्रा को उनके हिंदी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान मिला। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया गया पुरस्कार। PM मोदी ने अबू धाबी में UAE के राष्ट्रपति शेख
मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। डाक सेवकों और विभाग के कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने ई-लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी लॉन्च किया। आर्थिक करंट अफेयर्स। नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 9 श्रेणियों में दिए गए राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 गिग इकोनॉमी वर्कर्स की संख्या 2030 तक 3 गुनी होकर 2.35 करोड़ हो जाएगी। राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस 28 जून को मनाया गया। शापूरजी पल्लौजी ग्रुप के मालिक उद्योगपति पल्लौजी मिश्रा का 93 साल की उम्र में मुंबई में निधन। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। 2022 संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 27 जून में 1 जुलाई तक पुर्तगाल के निलंबन में आयोजित किया जा रहा है। सैन एंटोनियो यूएस में एक प्रतीतकृत ट्रस्ट में कम से कम 50 लोग मृत पाए गए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सांख्यिकी के प्रयोग को लोकप्रिय करने के लिए हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। 29 जून को प्रो प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली स्थापित करने में किए गए योगदान को सम्मानित करने के लिए चुना गया था। 29 जून प्रो पीसी महालनोबिस की जयंती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस वर्ष 2007 में पहली बार मनाया गया था। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। दिवस के उद्देश्य क्या है? यह दिवस देश के नागरिकों को जागरूक करने के लिए मनाया जा रहा है कि सांख्यिकी नीतियों को आकार देने और तैयार करने में कैसे मदद करती है। सांख्यिकी सही विश्लेषण और डेटा एकत्र करने के उचित तरीकों के माध्यम से परिणाम को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में हमारी सहायता करती है। प्रो पीसी महालनोबिस 1968 में पद्म विभूषण से सम्मानित प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के सांख्यिकी के क्षेत्र में योगदान को दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है। उन्होंने 1947 से 1951 तक सांख्यिकी नमूनाकरण पर संयुक्त राष्ट्र पर आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 1931 में प्रो पीसी महालनोबिस ने ISI भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI औपचारिक रूप से अप्रैल 1932 में पंजीकृत की स्थापना की। स्वतंत्रता के बाद ISI द्वारा एक व्यापार सामाजिक आर्थिक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण डिजाइन और योजना बनाई गई थी। इस सर्वेक्षण के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSS उनके द्वारा वर्ष 1950 में स्थापित किया गया था। आज तक देश में नमूना सर्वेक्षण के संग्रहण के लिए NSS भारतीय संस्करण की प्रमुख एजेंसी है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने हाल ही में दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर की अपनी वार्षिक रैंकिंग और 2022 के लिए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया है। मुख्य बिंदु: यह इंडेक्स 2021 के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की तुलना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव पर प्रकाश डालता है। EIU ने बुनियादी ढांचे, राजनीति स्थिरता, हरित स्थान की उपलब्धता, स्वास्थ्य देखभाल और अपराध दर सहित कई मानदंडों के आधार पर 173 शहरों को स्थान दिया है। शीर्ष 10 रहने योग्य शहर: वियना, कोपेनहेगन, ज्यूरिख, वैंकूवर, जिनेवा, फ्रैंकफर्ट, टोरंटो, एम्स्टर्डम, ओसाका। रहने के लिए 10 सबसे खराब शहर: तेहरान,
डोआला, हरारे, ढाका, पोर्ट मोरेस्बी, कराची, अल्जियर्स, त्रिपोली, लागोस, दमिश्क और भारत में। इस सूची में भारत के शहरों को खराब स्थान दिया गया है। नई दिल्ली 112वां पे स्थान है, जबकि मुंबई 117वें स्थान पर है। यूक्रेन और रूस। फरवरी 2022 में रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन के कीव शहर को सूचीबद्ध नहीं किया गया है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे रूसी शहरों की रैंकिंग भी सेंसरशिप और पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण घट की गई है। वैश्विक जीवंतता रैंकिंग यह वार्षिक मूल्यांकन इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया गया है। स्वास्थ्य देखभाल, स्थिरता, पर्यावरण, संस्कृति, शिक्षा और बुनियादी ढांचे तक पहुंच के आधार पर EU 173 वैश्विक शहरों को इनके द्वारा शहर जीवन की गुणवत्ता के आधार पर रैंक करता है। वर्ष 2022 में वियना को सबसे अधिक रहने योग्य शहर का दर्जा दिया गया था। 2018 और 2019 में वियना को पहला स्थान मिला। 24 जून 2022 को सेवानिवृत्त IAS अधिकारी परमेश्वरन अय्यर को केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोग के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया था। मुख्य बिंदु है, परमेश्वरन अय्यर 1981 बैच के यूपी कैडर के IAS अधिकारी हैं। वह अमिताभ कांत की जगह लेंगे और सरकार के सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के तीसरे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनेंगे। उनका कार्यकाल मौजूदा CEO अमिताभ कांत का कार्यकाल पूरा होने के बाद शुरू होगा। उनका कार्यकाल 30 जून 2022 को समाप्त होने वाला है। नियुक्ति को किसने मंजूरी दी? परमेश्वरन अय्यर की नियुक्ति को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। उन्हें 2 साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक के लिए नियुक्त किया गया है। अमिताभ कांत की नियुक्ति कब हुई थी? अमिताभ कांत को 2 साल की निश्चित अवधि के लिए 17 फरवरी 2016 को नियुक्त आयोग के CEO के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें जून 2019 तक का विस्तार दिया गया था। 2019 में उनका कार्यकाल 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। 2021 में उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। परमेश्वरन अय्यर कौन है? परमेश्वरन अय्यर का जन्म श्रीनगर में हुआ था। वह देहरादून के दून स्कूल गए, बाद में दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज गए। उन्होंने अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में डेविडसन कॉलेज में 1 वर्ष के लिए विनिमय छात्रवृत्ति प्राप्त की। 1981 में वह सिविल क्षेत्र में शामिल हो गए। 2009 में उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और विश्व बैंक में जल और स्वच्छता पहल में शामिल हो गए। स्वच्छ भारत मिशन को लागू करने के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2016 में नियुक्त किया गया था। 2020 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और विश्व में शामिल होने के लिए फिर से अमेरिका लौट आए। नीति आयोग यह भारत सरकार का सर्वोच्च सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है। यह नोडल एजेंसी है जो आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करती है और आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में राज्य सरकार को शामिल करके सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती है। यह बॉटम अप दृष्टिकोण का उपयोग करती है। नीति आयोग की कुछ पहलों में 15 साल रोड मैप, अमृत अटल इनोवेशन मिशन, डिजिटल इंडिया, स्वास्थ्य, शिक्षा और जल प्रबंधन में राज्यों के प्रदर्शन को मापने वाले सूचकांक आदि शामिल है। इसे योजना आयोग की जगह 2015 में स्थापित किया गया था। योजना आयोग ने टॉप
डाउन मॉडल इस्तेमाल किया। हाल ही में अंतरिक्ष में जुलजाना नामक एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया। जुलजाना 25.5 मीटर लंबा ईरान सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। यह 220 किलोग्राम के पेलोड या उपग्रह को पृथ्वी से 500 किलोमीटर ऊपर स्थित कक्षा में ले जाने में सक्षम है। यह सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में डेटा इकट्ठा करने के साथ ईरान के अंतरिक्ष उपयोग को बढ़ावा देगा। इस रॉकेट का नाम इमाम हुसैन के घोड़े के नाम पर रखा गया है, जो पैगंबर मोहम्मद के पोते थे। यह पहला स्वदेशी रूप में डिजाइन और स्वदेशी रूप में निर्मित हाइब्रिड ईंधन उपग्रह प्रक्षेपण यान है। यह सफ़ीर और सिमोर्ग के बाद ईरान में विकसित तीसरा नागरिक उपग्रह प्रक्षेपण यान है। इस रॉकेट का अनावरण कब किया गया था? जुलजाना रॉकेट का 1 फरवरी 2021 को अनावरण किया गया था। इसे 1 फरवरी 2021 में पहले टेलीमेट्री और परीक्षण उद्देश्य के लिए उपकक्षीय उड़ान में लॉन्च किया गया था। आयाम और विशेषताएं। इसकी आयाम और विशेषताएं क्या है? जुलजाना की लंबाई 25.5 मीटर है। इसका द्रव्यमान 52 टन है। सिस्टम के पहल और दूसरे चरण में एक समान 1.5 मीटर व्यास वाले ठोस इंजन का उपयोग किया गया। इसमें 74 टन थ्रस्ट है। तीसरा चरण सफ़ीर टाइम 1.25 मीटर व्यास वाला तरल ईंधन। रूस ने बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है। यह मिसाइल प्रणाली अपने परमाणु और पारंपरिक संस्करणों में बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइलों का उपयोग कर सकती है। इस्कंदर एम मिसाइल प्रणाली को नाटो द्वारा SS-26 स्टोन के रूप में कोडनेम दिया गया है। रूस इस्कंदर एम शब्द का प्रयोग ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्च सिस्टम के साथ साथ उसके द्वारा दागी गई कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल SRMBM को परिभाषित करने के लिए करता है। इस प्रणाली का उपयोग जमीन से प्रक्षेपित क्रूज मिसाइलों GLCMS जैसे SSC-7 और SSC-8 को फायर करने के लिए किया जाता है। इस प्रणाली का उपयोग विशेष रूप में रूसी सेना द्वारा किया गया है। इसे पहली बार 1996 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। मिसाइल की रेंज और क्षमता। इस्कंदर एम मिसाइल की मारक क्षमता 500 किलोमीटर है। यह 700 किलो तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। यह पारंपरिक और साथ ही परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। पारंपरिक हथियार बंकर बस्टर, युद्ध सामग्री, क्लस्टर बम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स EMP वारहेड से लैस हो सकते हैं। इस मिसाइल को कब शामिल किया गया था? इस्कंदर प्रणाली को 2006 में रूस द्वारा शामिल किया गया था। इसे 1980 के दशक के अंत में ओका SRBM शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल था। OTR 23 को इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी के अनुसार प्रबंधित किए जाने के बाद विकसित किया गया था। पृष्ठभूमि। रूस ने यह घोषणा तक की जब जर्मनी में G7 फोरम की बैठक हुई। रूस ने यूक्रेन को उनके समर्थन खिलाफ पश्चिम को चेतावनी के रूप में यह कदम उठाया। इस प्रणाली को इस्तेमाल रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ अतीत में किया गया है। 2012 में रूस ने घोषणा की कि इस प्रणाली का उपयोग यूरोप की मिसाइल सुरक्षा और लक्षित करने के लिए किया गया था। इसमें कलिनिंग्राद रूसी एक्सक्लेव में पहले ही तैनात किया जा चुका है। वहाँ से इसका उपयोग पोलैंड, स्वीडन
और बाल्टिक राज्यों में नाटो ब्लॉक को लक्षित करने के लिए किया जा सकता है। उत्तर अटलांटिक संघ संगठन नाटो 30 सदस्य देश का एक अंत सरकारी सैन्य संगठन है जिसमें 28 यूरोपियों और 2 उत्तरी अमेरिका शामिल है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित किया गया था। इस उत्तरी अटलांटिक संधि को लागू करता है जिस पर 6 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में हस्ताक्षर किए गए थे। रामदास मिश्रा को उनके हिंदी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान मिला। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया गया पुरस्कार। पीएम मोदी ने अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। डाक सेवकों और विभाग के कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने ई-लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी लॉन्च किया। आर्थिक करंट अफेयर्स। नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 9 श्रेणियों में दिए गए राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021। गिग इकोनॉमी वर्कर्स की संख्या 2030 तक 3 गुनी होकर 2.35 करोड़ हो जाएगी। राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस 28 जून को मनाया गया। शापूरजी पल्लौजी ग्रुप के मालिक उद्योगपति पल्लौजी मिश्रा का 93 साल की उम्र में मुंबई में निधन। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर 2022 संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 27 जून में 1 जुलाई तक पुर्तगाल के निलंबन में आयोजित किया जा रहा है। सैन एंटोनियो यूएस में एक प्रतीककृत ट्रस्ट में कम से कम 50 लोग मृत पाए गए। रोजमर्रा की जिंदगी में सांख्यिकी के प्रयोग को लोकप्रिय करने के लिए हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। 29 जून को प्रो प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली स्थापित करने में किए गए योगदान को सम्मानित करने के लिए चुना गया था। 29 जून प्रो पीसी महालनोबिस की जयंती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस वर्ष 2007 में पहली बार मनाया गया था। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। दिवस के उद्देश्य क्या है? यह दिवस देश के नागरिकों को जागरूक करने के लिए मनाया जा रहा है कि सांख्यिकी नीतियों को आकार देने और तैयार करने में कैसे मदद करती है। सांख्यिकी सही विश्लेषण और डेटा एकत्र करने के उचित तरीकों के माध्यम से परिणाम को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में हमारी सहायता करती है। प्रो पीसी महालनोबिस 1968 में पद्म विभूषण से सम्मानित प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के सांख्यिकी के क्षेत्र में योगदान को दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है। उन्होंने 1947 से 1951 तक सांख्यिकी नमूनाकरण पर संयुक्त राष्ट्र पर आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 1931 में प्रो पीसी महालनोबिस ने ISI भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI औपचारिक रूप से अप्रैल 1932 में पंजीकृत की स्थापना की। स्वतंत्रता के बाद ISI द्वारा एक व्यापार सामाजिक आर्थिक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण डिजाइन और योजना बनाई गई थी। इस सर्वेक्षण के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSS उनके द्वारा वर्ष 1950 में स्थापित किया गया था। आज तक देश में नमूना सर्वेक्षण के संग्रहण के लिए NSS भारतीय संस्करण की प्रमुख एजेंसी है।